आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात करा था यूबरजेत्सुंग थ्योरीज के बारे में, आई होप आपको यूबरजेत्सुंग थ्योरीज क्लियर होंगी। तो मतलब एक और दो यूबरजेत्सुंग थ्योरीज और बची है, वो बाद में कर लेंगे। मतलब 10 तारीख तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि फिर 5-6 दिन, 16 तारीख को पेपर है, तो 5 तारीख 5 दिन हम अपना थोड़ा रिवीजन के लिए रखेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आप जुड़ सकते हो अगर जुड़ना चाहोगे तो हाँ। तो आज बात करते हैं लिटराटूर इपोखा की, नेक्स्ट लिटराटूर इपोखा, ठीक है, नेक्स्ट लिटराटूर इपोखा। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेसियोनिस्मस की। किसकी? एक्सप्रेसियोनिस्मस। हमने इससे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था? नेचुरलिस्मस। उससे पहले रियलिस्मस। नेचुरलिस्मस क्या कह रहा था कि हम एक रियलिटी को हम वैसे दिखाएंगे जैसी वो है, कोई एग्जैजरेट नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे वो कोई डरावनी हो, चाहे शॉक्ड क्यों ना हो, हम वैसे दिखाएंगे जैसे लोगों के रियल इमोशंस है। हम कोई उसे बहुत श्यूनस प्राकम है, हम उसे आउटलुक नहीं करना चाहते। तो आज हम बात करते हैं एक्सप्रेसियोनिस्मस। क्या लगता है कि एक्सप्रेसियोनिस्मस क्या होगा? एक सेकेंड। हम्म। तो एक्सप्रेसियोनिज्म क्या हो? तो मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड बता दूं। पहले आपको याद है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, मतलब उससे वेल्ड, फिर थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होता गया। मॉडर्नाइजेशन तो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भी जैसे अब वाला मॉडर्नाइजेशन, मतलब थोड़ी थोड़ी काम को एक तरीके से करने के दौर बदलते गए, तौर तरीके बदलते गए। एंड फिर जो ये एक्सप्रेसियोनिज्म ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ वेल्ड क्रीग आइन से, वर्ल्ड वॉर 1 से। दैट वाज फ्रॉम 1914 से 1918। तो उससे बहुत अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 को अच्छे से जानना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ध्रुव राठी की वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर वीडियो देखो। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में अच्छे से जानना है, तो उसने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आपको समझ आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा जो ये ऑथर्स थे या वो परेशान हो गए थे रियलिटी को दिखा दिखा के। अब यही जैसे ये आया वर्ल्ड क्रीग आया, सॉरी वर्ल्ड क्रीग आया, फिर पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर 1914 से 1918 में वो आया वर्ल्ड क्रीग आया, वर्ल्ड क्रीग आइंस आया। तो क्या हुआ, रियलिटी दिखा दिखा के ना, वही जैसे समुद्राग में था, रियलिटी दिखा दिखा के ना लोगों के इमोशंस इग्नोर होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? लोगों के इमोशंस बहुत इग्नोर होते जा रहे थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो एक्सप्रेसियोनिज्म के जो ऑथर्स थे, उन्होंने डिसाइड करा कि हम ये रियलिटी से दूर जाएंगे, रियलिटी को हम नहीं दिखाएंगे। भाई बहुत हो गया रियलिटी, रियलिस्मस ने दिखा लिया, नाटोलिस्मस ने दिखा दिया, भाई अब थोड़ी अपने बारे में बात कर लो, क्योंकि अपने आप को जानना और अपने आप को संभालना इस बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रियलिटी तो हम सब जानते हैं, रियलिटी तो हम सब टीवी पे देख रहे हैं, मतलब रियलिटी तो हम सब न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, रियलिटी हम सब रेडियो में सुन रहे हैं, ठीक है, बट हमारे अंदर का इमोशंस का क्या? तो यही एक्सप्रेसियोनिज्म के ऑथर्स का कहना था कि वी विल इग्नोर द रियलिटी, वी विल मूव अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड वी विल फोकस ऑन आर सेल्स, वी विल फोकस ऑन आवर रियलिटी, वी विल फोकस ऑन आवर इमोशंस। ठीक है, आई होप ये सब ओवरव्यू क्लियर होगा। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर। प्लीज़ राइट डाउन दीज नोट्स इन योर नोटबुक। एंड हाँ, ये वीडियो को आप 1.52x में भी देख सकते हैं बस, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो 1.5x पे कर दो, ठीक है। 1.5x पे शायद आपको अच्छा भी लगे सुनता सुनता, मतलब ऐसे तो थोड़ा बोर लगता है। कोई नहीं, ऐसे ही है। अगर जिसको ऐसे स्लो सुनने की आदत है, जिसको ऐसे मतलब नॉर्मल पेस पे चलने की आदत है, तो ऐसे ऐसे भी सुन सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ राइट डाउन दीज नोट्स एंड लेट्स गो टू द नोट्स, ठीक है। आप नोट्स को लिख भी सकते हो। Der Expressionismus war ein wichtiger Kunstliteratur-Epoche zwischen 1905 und 1925, ठीक है। स्विच एक वैसा नहीं होता कि इसे अप्रोक्स माना जाता है, जैसे मैं अपने हर इपोखा की वीडियोस में बोल रहा हूँ, इस जैसे मैं अपनी हर इपोखन की वीडियोस में बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी डेट एग्जैक्ट नहीं होती है, मतलब आप ये कर सकते हो कि सिर का है, अप्रोक्स है, ठीक है। तो 1905 से 1925। तो जो द क्यूंसलर, जो द आर्टिस्ट है, जो आर्टिस्ट में सब आ जाते हैं, ऑथर्स, क्यूंसलर्स एंड जो राइटर्स होते हैं, वॉल्टर नियर गेफ्यूल ऑन इनरन गेदांकन साइगन, ठीक है। आपको ये समझ आया? जैसे मैंने अपने ओवरव्यू में बताया, वो रियलिटी को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि रियलिटी नाटोलिस्मस वाले ने भी दिखा दिया भाई। जो इतने सारी जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ठीक है, उससे ना एक इंसान को बहुत हर्ट, मतलब एक इंसान बहुत भटक चुका है, एक इंसान को एक रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो ऑथर्स का ये था कि हमें इसको दिखाना है, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए कि वो अकेले नहीं है, सब साथ में। सो द फर्स्ट इज das Grundgefühl क्या था? द वेल veränderte Stark, मतलब कि जो वर्ल्ड था वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। दी स्टेट ऑफ वुडन ग्रोसर es gab viele Fabriken und neue Maschinen entstanden,
मतलब जो बहुत सारी सिटीज़ थी, स्टेट्स थे, वो बहुत ज़्यादा वो क्या करते जा रहे थे, मतलब बड़े होते जा रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज डेवलप होते जा रही, बहुत सारी मशीनें आ सकी, बहुत सारे मशीन्स आ चुकी थी, वही सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। ठीक है। तो फ्यूलर मेंशन फ्यूल टर्न्स unsicher allein und überfordert, मतलब लोगों को यही लगा कि मतलब अनसेफ लगा, अकेलापन लगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लोगों को बहुत अकेला लगता था क्योंकि हम रियलिटी पे जाके फोकस कर रहे थे, और रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, लोगों के अंदर इमोशंस को इग्नोर करा जा रहा था, तो लोग को कोई समझ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मतलब दे वर फीलिंग अनसेफ, एंड यू कैन अज्यूम अलोन ऑल्सो. So, besonders der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 machte den Menschen Angst. Viele Künstler hatten das Gefühl, dass die alte Welt kaputt geht. ठीक है, ये समझ आया आपको? मतलब ये जो बेजोंडस इसमें, हाँ, कि जो मेनली जो वेल्ट क्रीग आइन से भी ये एक्सप्रेसियोनिस्ट में उसके जो ऑथर्स थे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए, एंड उनको लगता था, मतलब उनके पास गेफ्यूल थी कि मतलब ये जो जो ओल्ड वर्ल्ड है ना, जो ये मतलब खराब होता जा रहा है. ठीक है, ये खराब होता जा रहा है. तो अब Merkmale पे डिस्कस करते हैं. Wichtige Merkmale des Expressionismus. Expressionistische Künstler wollten nicht die Realität genau zeigen, sie wollten zeigen, wie sie sich fühlen. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसियोनिज्म के जो ऑथर्स थे वो ये कह रहे थे कि हम रियलिटी को नहीं दिखाएंगे, हम क्या फील कर रहे हैं हम वो दिखाएंगे, हमें किसी से भाड़ मतलब नहीं है रियलिटी, हम सबको पता है रियलिटी क्या है भाई, अब ऑथर्स मत बताओ तुम, अब ये तो बताओ कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. Gefühle sind wichtiger als Wirklichkeit. Ein Baum musste nicht grün sein. Wenn der Künstler traurig war, konnte er ihn blau oder schwarz malen. ये एक आर्टिस्ट के बारे में बात हो रही है. आर्टिस्ट को अगर ये लगता है कि अगर वो अंदर से नाराज़ है, अगर वो अंदर से अलोन फील कर रहा है, अगर अंदर से एकदम तबाह तबाह फील कर रहा है, तो एक ट्री का कलर जैसे ग्रीन होता है ना, वो ग्रीन कलर नहीं करेगा, उसे रेड, उसे सॉरी उसे रेड भी कर सकता है, मतलब उसे एकदम ब्लैक भी कर सकता है और उसे ब्लू भी कर सकता है. ठीक है, रेड कलर क्योंकि ब्लड का होता है, तो इसलिए स्टार का फार्बन क्यूंसलर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. जो क्यूंसलर्स होते थे, जो वो क्या करते थे कि क्यूंसलर जो उस टाइम के थे, मतलब थोड़ा एक वो होते हैं ना ब्राइट कलर्स और लाइट कलर्स, उसको यूज़ करते थे ताकि वो अपने इमोशंस को दिखा पाएँ. ठीक है. Menschen, Häuser oder Straßen wurden absichtlich schief oder hässlich dargestellt, um Angst oder Unruhe auszudrücken. कि जो लोग थे, जो हाउसेस थे और जो स्ट्रीट्स थी, वो उसको ऐसा बेकार दिखाया गया और मतलब एकदम हेटफुल दिखाया गया, मतलब अपना डर और अशांति को होती है ना उसको दिखाने के लिए, ausdrücken करने के लिए. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ Menschen, Häuser oder Straßen wurden absichtlich schief oder hässlich dargestellt, um Angst oder Unruhe auszudrücken. ठीक है, वही बात है कि जैसे आप, वो होता है ना कि जब हम अंदर से डिस्ट्रॉयड होते हैं तो हमें सब डिस्ट्रॉयड लगता है बाहर का, तो उनका यही था दिखाने का ये सब चीज़ें, मतलब डिस्ट्रॉयड दिखाने के लिए, क्योंकि एक जो अंदर से इंसान है वो खुद ही डिस्ट्रॉयड है, तो उन्होंने एक ऐसा सिंबल चुना. ठीक है, या उन्होंने ऐसा उसको जरिया दिखा जिससे हम अपने अंदर की फीलिंग्स दिखा सकते हैं. अब थीमन के बारे में बात करते हैं. द ग्रोस्टा ऑफ टूडर्स के फेलिश और कार्ल डार्केस्ट, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वैसे बहुत डरावनी, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत फैब्रिक होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, मशीन्स होती हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बहुत सारी मशीन्स आ गई, तो इसलिए आप ये समझ सकते हो कि उसको ऐसा डरावनी और बेकार दिखाई जाती थी. Angst und Einsamkeit. Viele Menschen fühlten sich trotz vieler Leute allein. मतलब लोगों को, अब जैसे आपके पास काम नहीं है, ठीक है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, बट और सारे लोग एम्प्लॉय, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक दोस्त हैं, आप एक दोस्त का ग्रुप है, दोस्त आपके मन में कुछ चल रहा है और वैसे सब हंसी मजाक हो रहा है, आप उन दोस्तों के साथ रह के भी आप अलाइन फील करेंगे, तो वैसे ही उस टाइम पे था. Viele Menschen fühlten sich trotz vieler Leute allein. Viele glaubten, dass Krieg und Zerstörung kommen werden. ठीक है, ये समझ आएगा, ये समझ आया आपको? Viele glaubten, dass Krieg und Zerstörung kommen werden, कि ये सब दोबारा आ सकते हैं. ठीक है, ये जो वॉर है और ये तबाही दोबारा आ सकते हैं, इसलिए लिखा है कि many of them believe and rebellion junge Menschen wollten die alten Regeln ihrer Eltern nicht mehr akzeptieren. वही हो गया कि जो आज के जो टाइम, वही है ना कि ये यूंगा मेंशन का मतलब कि
जो इस टाइम के ऑथर्स थे वो पुराने रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते थे, पुराने लिटरेचर या कुंस्ट या आर्ट के वो रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो अपना ही चलाना चाहते थे। और भी बहुत सारे रूल्स थे, बट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पुराने इपोका के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि नाटुरलिस्मस में जैसे रियलिटी दिखाना, कि वो बस इसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक है Das Gedicht Weltende von Jakob von Hodis und Werke von Gottfried Benn। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, ठीक है, लिटरेचर में। एंड ये गेडिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्ट एंडा। तो आप प्लीज़ इसे याद रखना, वेल्ट एंडा कभी कभार आ सकते हैं कि वेल्ट एंडा कौन से टाइम कौन से इपोका की गेडिस्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, पेपर में फ्रैग आता है, ठीक है, अगर प्रूफ में फ्रैग आता है कि वेल्ट एंडर कौन से, जो गेडिश था वेल्ट एंडर कौन से जो इपोका को गिहोट करते, कौन से इपोका को बिलोंग करते हैं, तो आप एक्सप्रेसियोनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। एंड गॉटफ्राइड बेन भी नाम याद रखना है आपने, ठीक है। तो एक और आ जाते हैं, गियोग हिम ग्रोस्टाड गेडिश तक, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड इनके पोम्स हैं, या पोम्स का मतलब इनका जॉनरा मान सकते हो कि ये किस किस पे मेन लिखते थे। Gottfried Benn, schockierender Gedichte über Körper und Tod, Jothrak, melancholischer, dunkler Lyrik, Endstoller, expressionistisches Drama। आई होप ये सब क्लियर होगा। एंड हाँ, आप प्लीज़ इनकी ना लिस्ट बना लेना। एंड अब क्या करना है कि आपने ना हर रोज जो जितने भी मैंने अभी तक हिपोका कर दिए हैं, बारोक वारोक बारोक ऑफक्लेरुंग स्ट्रोमंद्रांग रोमांटिक नाटुरलिस्मस, ये सब आपको क्या करना है, प्लीज़ इनकी लिस्ट बनाओ एंड इनके लिस्ट में ऑथर्स एंड उनके वर्क्स लिखो। 3 3 वर्क्स लिख लो, 4 4 वर्क्स लिख लो, एंड हर रोज़ उनको लर्न करते रहो, क्योंकि यार ये देखो, ये आएंगे बहुत लिटरेचर में से। ये आप पीएचडी का एग्ज़ाम देखो ना, यूजीसी नेट, तो उसमें भी बहुत सारे भर के आते हैं कि ये किसने लिखा, तो ये किसका पार्ट, ये किसका क्या कहते हैं वर्क है, ये ऑथर कहाँ बिलोंग करता है, कौन से इपोका को बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी पीजी में अगर लास्ट क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो उसमें भी भर भर के आया, भर भर के ये वाले क्वेश्चन आ रखे। तो प्लीज़ आप ये सब लर्न कर लेना, ठीक है। एंड आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, फीडबैक सजेशंस एंड हाँ, कमेंट करते हो, आप कोई पर्सनल मैसेज भी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू, लाइक यही सब मोटिवेशन देते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो bis dann, auf Wiedersehen, vielen Dank।